This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा ब्रह्मवासरः मार्गशीर्ष पौर्णिमा दत्तजयन्ती इति लोके दिनांक 29 डिसेंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 प्रतिकार शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तमुवाच भगवान् आत्रेयः न हितारोपयोगिनाम् अग्निवेश तन्निमित्ता व्याधयो जायन्ते न च केवलं हितारोपयोगात् एव सर्वव्याधिभयम् अतिक्रान्तं भवति सन्ति हि अरुत्तेऽपि अहिताहारोपयोगात् अन्यारोगप्रकृतयः तद्यथा कालविपर्ययः प्रज्ञापराधः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्च असात्म्या इति तर्हि केवलात् हिताहारोपयोगि योगात् व्याधिभयम् अपक्रान्तं न भवति अपि तु अन्ये ये हेतवः सन्ति कालविपर्ययः प्रज्ञापराधः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः असात्म्याः एते यदि उपयुज्यमानाः भवेयुः तर्हि अपि रोगोत्पत्तिः भवितुम् अर्हति इति ततः केवलं हितारोपयोगात् यदि व्याधिः जायते चेत् तत् इमे अपि अन्ये हेतवः तत्र अवश्यमेव द्रष्टव्याः इति फलितार्थः। तो अग्निवेश ने जो पूछा था कि हितारोपयोग करने से भी लोग व्याधिमंत इस प्रकार के दिखते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि केवल हितारोपयोग ही व्याधि से बचाने के लिए समर्थ नहीं है, बाकी भी हेतु है काल विपर्य प्रज्ञापराध और शब्द स्पर्श असाध्य जिनके जरिए भी विकार हो सकते हैं तो उनसे भी हमें बचना चाहिए। ताश्च रोग प्रकृति रसान समय पुरुषम अशुभेन उपपादयन्ति तस्मात् हितारोपयोगिनोऽपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः। और ये जो रोग प्रकृति जिनको बताया गया है, रोग का स्वभाव या फिर रोग का कारण इस प्रकार का रसान सम्यक उपयुञ्जानम् अपि पुरुषम, रसों का ठीक तरीके से उपयोग करने वाला इस प्रकार का पुरुष है तो भी अशुभेन उत्पादय, तो भी उसके लिए वो अशुभ हो जाता है। इन बाकी कारणों के वजह से उसको व्याधि हो जाता है इस प्रकार। तस्मात् हितारोपयोगिनों भी दृश्यन्ते व्याधिमन्तः, और इसीलिए हिताहार सेवन करने वालों को भी व्याधि होते हैं ऐसा दिखते हैं। मैंने जैसे कल कहा कि जिसको हम अभी हिताहार कह रहे हैं वो भी अगर हिताहार नहीं रहा, ये हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, इनके जरिए जो सादा खाना है वो भी अगर विष बन गया है, वो भी अगर रोग हेतु बन गया है, तो उसके बारे में जानकारी होना ही पहले आवश्यक है।
फिर उसको टालने की बात आएगी, फिर नैसर्गिक खेती की बात आएगी, और फिर हम कहेंगे कि हाँ, हम हिताहार उपयोग कर रहे हैं। अगर ये मालूम ही नहीं है और सीधा बाजार से अनाज लाके या फिर सब्जी लाके हम खा रहे हैं, तो ये हिताहार उपयोग ही नहीं है। ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की अभी है। अहितारोपयोगिनां पुनः कारणतो न सद्यो भवत् दोषवान् भवति अपचार। अभी जो अहिताहार उपयोग करने वाले हैं उनको व्याधि होनी चाहिए, लेकिन कारणतः न सद्यः भवति दोष सद्यो दोषवान भवति अपचार। कारणों की वजह से, जैसे कि उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी हो, अग्नि अच्छा हो, व्यायाम बल अच्छा हो, वगैरह वगैरह, इस इन प्रकार के कारणों से न सद्यो दोषवान भवति अपचार, तात्काल दोषवान अपचार नहीं होता है। नहीं सर्वाणि अपथ्यानि तुल्य दोषाणि न च सर्वे दोषाः तुल्य बलाः। सभी अपत्य तुल्य दोष नहीं है, और न च सर्वे दोषाः तुल्य बलाः, और सभी दोष तुल्य बल नहीं होते हैं। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति, और सभी शरीर व्याधि क्षमत्व के लिए समर्थ नहीं होते। तो ये एक अहम बात है कि कुछ ही लोगों को विकार होते हैं, बाकी लोगों को अहित सेवन के पश्चात भी, बावजूद भी विकार नहीं होते। तो इसमें क्या कारण है? तो तात्काल उपचार अपचार जो है वो दोषवान होता ही है, ऐसा नहीं। सर्व अपथ्य जो है तुल्य दोष इस प्रकार के नहीं है। यहाँ दोष का मतलब जिसमें फॉल्ट, जैसे जिसको हम कहते हैं, जिससे कारण जो गलतियां इस प्रकार की है, इस प्रकार की नहीं होती है। तो सभी गलतियां एक समान इस प्रकार के नहीं होती। कोई ये ज्यादा खा रहा है, कोई वो ज्यादा खा रहा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। न च सर्वे दोषाः तुल्य बला, सभी दोष तुल्य बल इस प्रकार के नहीं होते हैं। तो जो भी दोष निर्माण होने वाले इस प्रकार के हैं, वो सभी का एक जैसे ही होगा। सभी वही प्रकार, उसी प्रकार का खाना खा रहे हैं, फिर भी उनके दोष तुल्य बल ही रहेंगे, ऐसा नहीं। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि, और सभी शरीर व्याधि क्षमत्व के बारे में समर्थ नहीं होते। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जिसके आधार पर कुछ ही लोगों को व्याधि हो रहा है। अभी कोविड-19 के बारे में कहा जाता है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, उन्हीं का देहांत हो गया। केवल कोविड-19 से मृत्यु नहीं हुए है, केवल कोविड-19 से गंभीर अवस्था तक कुछ लोग पहुंचे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि हृदरोग है, डायबिटीज है, और कुछ बीमारियां हैं, किडनी फेलियर है, वगैरह वगैरह, और उम्र भी ज्यादा है, तो उनमें मौत हो गई, बाकी लोगों में मौत हुई नहीं, इस प्रकार से। तो सर्व अपत्य तुल्य दोष नहीं होते हैं, सर्व दोष तुल्य बल नहीं होते हैं, और सर्व शरीर व्याधि क्षमत्व के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तदेव ही अपथ्यम देश काल संयोग वीर्य प्रमाण अतियोगात् भूयस्तरम अपथ्यम संपद्यते। एक ही अपथ्य देश काल संयोग वीर्य प्रमाण अतियोग, प्रमाण अतियोग, इन कारणों के जरिए भूयस्तरम अपथ्यम संपद्यते, बहुत ही ऊंचे दर्जे का अपथ्य हो जाता है किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समय। हाल ही में मैंने एक उदाहरण सुना कि वैसे मिडिल एज आदमी था, और हट्टा कट्टा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और फूड पॉइजनिंग कुछ हो गया, बीपी लो हो गया, एडमिट किया, दूसरे दिन मृत्यु हो गई। तो वही अपथ्य, फूड पॉइजनिंग, शायद सभी लोगों के लिए एक जैसा काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। किसमें ये सहन करने की क्षमता नहीं है, उसकी इस प्रकार से मौत भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है
कि साकल्य से विचार होना जरूरी है, सभी भावों को ध्यान में रखते हुए विचार करना ज्यादा जरूरी है। केवल एक भाव को पकड़कर उसके आधार पर विचार करना योग्य नहीं है। अभी जो होस्ट है, जिस व्यक्ति में रोग हुआ है, उसके बारे में ज्यादा चिंता होती नहीं। उसका अग्नि कैसा है, उसका शारीरिक बल कैसा है, उसका मानसिक बल कैसा है वगैरह के बारे में चिंता नहीं होती है। बस इसको इन्फेक्शन हो गया है, इसको ट्रीट करना है। काल का कौन सा महिमा, कौन सा काल चल रहा है, उसमें शारीरिक बल किस प्रकार का है वगैरह वगैरह, इन बातों के बारे में कुछ भी बहस नहीं है। कोविड शुरू हुआ ये फरवरी एंड मार्च में शुरू हुआ, और ग्रीष्म और वर्षा ये दोनों अ, कम बल वाले इस प्रकार के सीजन थे। तो वो होने के बाद अब ये डिक्लाइन आ रहा है। जब से ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, शारीरिक बल बढ़ गया है लोगों का, और थोड़ा आश्वस्त भी हो गए कि हाँ डिसीज कम हो रहा है, इस प्रकार से बढ़ने, रुग्णों की बढ़ने की संख्या कम हो गई है। तो इसका नतीजा और पॉजिटिव आ रहा है, रुग्णों की संख्या कम होती जा रही है इस प्रकार से। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए परिणाम क्या होंगे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वही अपत्य देश काल संयोग वीर्य प्रमाणाति योग, इनसे भूयस्तरम अपथ्यम संपद्यते, बहुत ज्यादा अपत्य इस प्रकार का हो जाता है। स एव दोषा संसृष्ट योनि विरुद्धोपक्रमः गंभीरानुगतः चिरस्थितः प्राणायतन समुत्थान मर्मोपघाती कष्टतमः क्षिप्रतमश्च संपद्यते। वही दोष संसृष्ट योनि, इसकी योनि संसृष्ट है, दो कारणों से इस प्रकार से निर्माण इस प्रकार का हो रहा है। विरुद्धोपक्रम, जिसमें विरुद्धोपक्रम भी है, जैसे समक्रियत्वात् विषमक्रियत्वात् महात्ययत्वाच्च यथा क्रमन्ते, ये प्रमेय के बारे में, कफज पित्त और वातज के बारे में बताया गया है। तो विरुद्धोपक्रम इस प्रकार का भी हो सकता है। गंभीरानुगतः, तो गंभीर धातुओं में स्थित, बहुत ही गहरा ऐसा उसका हो गया है। चिरस्थिता, दीर्घकाल स्थित है। प्राणायतन समुत्था, प्राणायतन पर उत्पन्न हुआ। मर्मोपघाती, मर्म का उपघात करने वाला। कष्टतम, क्षिप्रतकारी तमश्च संपत्ति, वो कष्टतम और झट से क्रिया करने वाला इस प्रकार का हो जाता है। मैंने एक अजीब केस देखी थी, और पाँव के बीच में, जहाँ पे ये तलहृदय मर्म है, वहां पे शोथ आ गया था। डायबिटीज की हिस्ट्री थी। मैंने वो सोचा कि भ्रूण शोथ इस प्रकार का है, तो जलोका लगाई और भीतर कुछ दवा दे दी। दूसरे दिन मुझे संदेश आया कि ठीक नहीं है उनकी कंडीशन, तुम एक बार खुद देखो, आके आके देखो। तो मैं गया, मुझे लगा कि यहाँ पे एक्सेस हो गया क्या, लेकिन वो तो घाव ठीक थे जलोका चरण के, लेकिन ऊपर और नीचे पांव तल में शोथ था। तो मैंने सोचा कि डायबिट शुगर करवा ली, तो शुगर 250 आई, और मैं बिल्कुल नया प्रैक्टिशनर था। एक ही बरस हुआ था या नहीं हुआ था इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि बेटर ऑप्शन है खुद ट्रीट न करें। तो मैंने ताराचंद में भिजवा दिया। वहां मैंने गांगल सर को चिट्ठी दी थी, लेकिन हाउसमैन ने देखा, और फिर उसने एक्सेस है करके टेरामाइसिन लिख के भेज दिया कुछ मरीज को वापस। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए था। ये हाउसमैन ने बीच में ही दवा दे दी। फिर दूसरे दिन संदेशा आया कि अब घुटनों में सूजन है। मैं फिर देखने के लिए गया, और तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये शायद आम बात है, ये बात ये नहीं है, वर्णशोथ है ही नहीं इस प्रकार से। और फिर आरए टेस्ट करवाई, वो पॉजिटिव आई। और फिर मैंने कहा कि आपको अगर
लेना चाहते हैं एलोपैथी तो ले लो। मैं लेना मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते तो मैं करूंगा, लेकिन वो बोले ठीक है हम एलोपैथी में जाते हैं। जब ये केस मैंने फणसरकर जी को बताई और जैसे ही मैंने आरंभ किया कि पांव तल में बीच में शोथ आया, तो एकदम वो जागरूक हो गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले ये मर्मगत व्याधि है। तो ये आसान नहीं है। अब ये जो स्थिति है, ये एक बुजुर्ग वैद्य, अनुभवी वैद्य, उसकी तरीके से देखना और एक अनुभवी नया वैद्य उसकी तरीके से देखना, ये बात मेरे ध्यान में आई ही नहीं। ये तलरुक मर्म से व्याधि उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार से, और मर्मगत व्याधि है तो कष्ट साध्य असाध्य इस प्रकार का हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साध्यासाध्यत्व के बारे में जिक्र होना चाहिए। अभी एलोपैथी के भी कुछ क्राइटेरिया है साध्यासाध्यत्व के बारे में, और आयुर्वेद के भी कुछ अलग क्राइटेरिया है। वो रोगों के हिसाब से भी है और व्यक्ति के हिसाब से भी है, और उसकी अवस्थाओं से भी संबंध है। तो रोगों में पृष्ठ लक्षण वगैरह बताए गए, ये है तो असाध्य है इस प्रकार से, या मृत्यु सूचक इस प्रकार का है। दोषे विबंधे नष्टे न सर्वसंपूर्ण लक्षण, दोषे विबंध नष्ट ये अवस्था है। अगर रुग्ण बाल अबल भीरु पुरुष इस प्रकार का है, तो ये व्यक्तिगत इस प्रकार का हो जाएगा, उससे कष्ट साध्यत्व असाध्यत्व हो जाएगा। अभी बहुत जगह ऐसा दिखाई देता है कि डायग्नोसिस करना है एलोपैथी में, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। पहला काम है कि डायग्नोसिस करना है, फिर आगे सोचेंगे। और आगे इस प्रकार से होता है कि आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ही क्यों करें, खास करके बायोप्सी या एफएनएफसी। कैंसर की आशंका है, हाँ, है। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद क्या ट्रीटमेंट कर पाएंगे, केमोथेरेपी रेडिएशन ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहुत ही बच्चा बूढ़े लोग हैं, तो उनमें केमोथेरेपी रेडिएशन ये अगर या सर्जरी ऑप्शन है ही नहीं ट्रीटमेंट करने के लिए कैंसर की, बायोप्सी करने से क्या मतलब है। लेकिन लोग मानते नहीं है, हमारे यहाँ आने से ही ये सब हो जाता है, और हमारे यहाँ आने पर हमने अगर रोक दिया कि ये मत करो, तो लोग समझते हैं कि नहीं हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, डॉक्टर भी पूछते रहते हैं, फिर आगे उसके बारे में सोचो वगैरह। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। एक इस प्रकार का लंग कैंसर का पेशेंट था, उम्र भी ज्यादा थी, और मैंने सुझाव दिया कि मत करो कुछ, हमारी दवाएं से ठीक चल रहा था, फिर भी थोड़ी तकलीफ बढ़ी, तो वो बोले कि फिर से एक बार डॉक्टर के पास लेके गए। वो बोले बायोप्सी करो, उसके बगैर कुछ नहीं बता सकेंगे। बायोप्सी की गई, हाँ, बायोप्सी होने के बाद हाँ हाँ उन्होंने कहा बराबर है कैंसर है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, उम्र बहुत ज्यादा है। तो मतलब ही क्या है इस प्रकार से करने का। लोग चाहते हैं कि अगर कैंसर है उसको मैंने ट्रीट किया तो ये मेरे लिए बड़ी अभिमान की गोष्ट बात हो जाएगी। हाँ मैंने इस प्रकार का कैंसर का पेशेंट ट्रीट किया। मैं बताता हूँ मुझे इसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं है, कैंसर की केस हो या किसी और रोग की केस हो, हमारे लिए मरीज का बचना ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर बायोप्सी से वो बिगड़ने वाला है और सुधारने के कोई चांसेस नहीं है, तो बायोप्सी क्यों करें, ये एक आम मुद्दा इसमें रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डिसीजन लेना, ये बहुत आवश्यक चीज होती है। कई बार गंभीरता को समझने के लिए या डायग्नोसिस के लिए भी ब्लड मार्कर्स भली भांति उपयोग में लाया जा सकता है। हाल ही में अभी केस आई है, 3 दफा बायोप्सी हुई है, बायोप्सी में कुछ निकला नहीं।
दिखता है तो कैंसर ही है वास्तव में। लेकिन बायोप्सी कुछ प्रूव नहीं कर रही है। और उनका कहना था कॉमन बाइल डक्ट का होगा या पैंक्रियास का होगा, दोनों में लीजन दिख रहे हैं पेट स्कैन में। अब आश्चर्य की बात है, एक भी डॉक्टर ने CA 19.9 ब्लड मार्कर करवाने का सुझाव ही नहीं दिया। जब मेरे पास बहुत ही अंतिम अवस्था में पहुंच गए तो मैंने कहा ये तो कम से कम करवा लो CA 19.9। वो 12,000 से ऊपर है, रिपोर्ट आ गया उसका। अब ये काफी कंफर्मेटरी है, पैंक्रियाटिक हेड का हो या CBD का हो, दोनों के लिए CA 19.9 यही मार्कर इस प्रकार का है। अब डॉक्टरों को इन्वेस्टिगेशन के लिए सुझाव देने में क्या हर्ज थी? 3 बार बायोप्सी हो चुकी है और फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, और ये तो दोनों के लिए कॉमन मार्कर है, दो अलग मार्कर होते तो भी ठीक होता। लेकिन गंभीरता रोग की क्या है इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस व्यक्ति में ये असाध्य होगा, कष्ट साध्य होगा, वगैरह वगैरह बारे में सोचना इस प्रकार का चाहिए। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति, ये बहुत ही फायदे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जो हमारा मुंबई की झोपड़पट्टी धारावी, इसके बारे में जो अनुभव कोविड-19 के बारे में आया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। WHO ने भी उसकी प्रशंसा की है। धारावी जैसे स्थिति में कोविड-19 को कंट्रोल कर पाना ये काफी मुश्किल टास्क इस प्रकार का था, लेकिन ये किया गया। हमारे ही लोगों ने किया, ये निश्चित रूप से सराहनीय इस प्रकार की बात है। हम समझेंगे कि जो लोग इस प्रकार की अवस्थाओं में रहते हैं उनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना चाहिए, उनकी प्रतिकार क्षमता अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में उल्टा है। जो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले रईस लोग हैं उनकी अपेक्षा इनकी प्रतिकार क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, और इसीलिए ये कंट्रोल जल्दी हो पाया इस प्रकार। इन्फेक्शंस हुए, लेकिन इन्फेक्शन से बचने वाले लोगों की संख्या और उसको इम्यून होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और इसलिए वो धारावी कोविड-19 से मुक्त हो गई इस प्रकार से। तो ये एक अजब चीज इस प्रकार की है। एक नाम अभी याद नहीं आ रहा, बर्न्स के स्पेशलिस्ट एलोपैथी के, और विदेशों में काफी सीख कर आए थे और फिर यहाँ के अस्पताल में काम करने लगे। और यहाँ इतनी गंदगी, इतनी अस्वच्छता अस्पताल में है, तो उनका कहना था ये बराबर नहीं है। विदेशों में देखो कितना बड़ा अच्छा हाइजीन रखते हैं। अगर अच्छा हाइजीन नहीं होगा तो बर्न के केसेस सुधरने की चांसेस नहीं है। तो उनको सभी सुविधाएं दी गई, उन्होंने बहुत अच्छा माहौल खड़ा किया, अल्ट्रा मॉडर्न इस प्रकार के अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई, और बर्न के केसेस वहां पे एडमिट करने लगे। लेकिन सक्सेस बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो फिर उन्होंने सर्वे किया कि बर्न के केसेस सबसे ज्यादा अच्छे कहाँ दुरुस्त होते हैं। तो पता चला कि बम्बई के म्युनिसिपल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट है बर्न के केसेस। तो वहां जाके देखा तो पता चला वहां तो बहुत गंदगी, अस्वच्छता, ये सभी चीजें है। तो उनके लिए बड़ा धक्का था कि मैं जो पढ़कर आया हूँ, मैं जो सीख कर आया हूँ, जो मैंने करने की कोशिश की यहाँ पे, वो सब व्यर्थ है। इतनी गंदगी वाले अस्पताल में भी इसका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने सब निर्बंध हटा दिए, उनमें उन्होंने जो अस्पताल में लगाए थे वो सब निर्बंध हटा दिए, और फिर उनका भी सक्सेस रेट बढ़ गया। तो ये अजीब बात है। एक ऐसा कहते हैं कि सर्जरी में जो तरक्की हुई उसी समय ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज हुई थी।
और एक कहना ऐसा है कि उसके पूर्व का काल सर्जरी का और उसके पश्चात काल इसमें काफी अंतर हुआ। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि जो स्प्रे किया जाता है निर्जंतुकीकरण, ये सर्जरी के रूम का, उसमें सभी जो यंत्र है उन सभी पर स्प्रे होना जरूरी है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो पता चला कि कई अस्पताल में उनको बाहर निकालते हैं, निर्जंतुकीकरण लेकर लेते हैं और फिर अंदर लगा देते हैं। एक जगह ऐसा हुआ कि एक ही प्रकार के जंतुओं का संसर्ग हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्यों इस पर्टिकुलर सर्जरी के रूम में ये हो रहा है। फिर बाद में तक पता चला कि एयर कंडीशनिंग का जो मशीन था वहां पे जंतु रह रहे थे और वहां से वो स्प्रेड हो रहे थे। तो ये अजीब अजीब बातें इस प्रकार की है, और जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, हम इनको समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इस प्रकार से ये जो बात मैंने बताई है अभी ग्रंथालय प्रकाशन की किताब है वैदिक सत्ता, डॉक्टर आनंद नाडकर ने इस किताब में इन सभी के बारे में जिक्र किया है। तो हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो शायद एक बात इस प्रकार से बन जाएगी, और सभी भावों का भली भांति विचार करेंगे तभी इसके बारे में सोच सकेंगे। केवल एक दो भाव को लेकर अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। अभी के कोविड-19 के सिचुएशन में जो भय निर्माण किया गया वो भी एक अजीब बात थी। मीडिया का इस प्रकार से उपयोग करना बड़ी अजीब बात है। और बहुत सारे लोग इतने डिप्रेस थे, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, और वो अब मैं एडमिट हो गया हूँ या हो गई हूँ और अब कैसा होगा मालूम नहीं, मैं बच पाऊंगी या नहीं पाऊंगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो काफी देर तक उससे बात करने के बाद, औषधियों के सुझाव देने के बाद, फिर कुछ परहेज में बताने के बाद बहुत सारे मरीज उभर आए, बहुत ही कम डेथ हुई है इस प्रकार से। लेकिन जब तक सभी भावों को हम ध्यान में नहीं लेंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये संसृष्ट योनि विरुद्धोपक्रम गंभीरानुगत चिरस्थित प्राणायतन समुत्थ मर्मोपघाती कष्टतम, ये प्रमोपघाती या कष्टतम क्षेत्रकारितमश्च संबंधित, इन सभी भावों के आधार पर विचार विमर्श होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। शरीराणि च अतिस्थूलानि अतिकृशानि अनिविष्टमांसशोणितास्थीनि दुर्बलानि असात्म्य आहारोपचितानि अल्पाहाराणि अल्पसत्वानि च भवन्ति अव्याधिसहानि। ये भी एक खूब महत्वपूर्ण बात है। अति स्थूल है, अति कृश है, दोनों कैटेगरीज ये व्याधि क्षमत्व के बारे में असह इस प्रकार के होते हैं। अनिविष्ट मांस शोणितास्थी, अब इसको कैसे समझे, ये एक अहम चीज है। वहां रसायन के अध्याय में दूसरा पाद जो है प्राण का महाशोषत्व, इस प्रकार से शुरुआत हुई है। तो वहां ग्राम्याहार एक हेतु बताया गया है व्याधियों का, और उससे अनिविष्ट मांसो चुनिता अस्थि वगैरह वगैरह ये बातें दसंधीयते अस्ति शुमज्जा वगैरह इस प्रकार की बातें बताई गई है। तो ग्राम्याहार एक अहम कारण इसका है, और ये ग्राम्याहार बहुत पुराने काल से प्रचलन में इस प्रकार का है। सिर्फ अभी के समय में किसको ग्राम्याहार कहे और उससे कैसे बचे, ये एक अहम चीज रहेगी। और
कुछ भी कभी भी कैसे भी खाते रहते हैं लोग इस प्रकार से। और एक क्षार वगैरह इस प्रकार के पदार्थों का सेवन लवण क्षार कटिकाम्ल वगैरह वगैरह इस प्रकार वहां जो बताया गया है, तो उससे विदह्यते रक्तम वगैरह वगैरह इस प्रकार से वहां पे फलश्रुति उसकी बताई है। तो ये अनिविष्ट मांस शोणित अस्थि इस प्रकार का हो जाएगा खा के गर्भी, और इसके बारे में बहुत सजग होना जरूरी है। सर्व शरीर धातु व्यूह कर रहा इस प्रकार का वायु का काम उसमें है, और उस समय में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो ये पूरे जन्म के लिए हमारे लिए तकलीफ वाली इस प्रकार की चीज हो सकती है। तो वहीं से सुनिविष्ट अस्थि शोणित इस प्रकार शोणिता अस्थिनी इस प्रकार का होना जरूरी है। ग्राम्याहार से ये बाद में भी हो सकता है, ये एक अहम चीज वहां पे है। दुर्बलानी जो मूल रूप से ही दुर्बल इस प्रकार के है। असात्म्य आहारोपचितानी, असात्म्य आहार से उपचित है, तो ये भी काफी एक महत्वपूर्ण है कि पहले से ही कुछ प्रकार से लोग दिखते हैं कि पहले से ही बहुत दुर्बल इस प्रकार के हैं। येथे व्याधी सह याचा अर्थ उत्पन्न झालेला व्याधी फारसा त्रास न होता सहन करू शकणारा की व्याधी उत्पन्न न होणारा। दिखता है तो हाँ ऐसा है। अव्याधि सहानी, न व्याधि सहानी अव्याधि सहानी, व्याधि को क्षम सहन नहीं करने वाले इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों में व्याधि जल्दी निर्माण भी होगा, ये भी एक अहम चीज है। क्योंकि उसको रोकने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं, अगर रोकने का सामर्थ्य भी नहीं है इसलिए व्याधि हो जाता है, और व्याधि हुआ तो उसको सहन करने की क्षमता भी नहीं रहेगी। तो दुर्बलानी असात्म्य आहारोपचितानी, असात्म्य आहार से उपचित इस प्रकार की शरीरें है, तो ये काफी मुश्किल है। असात्म्य आहार कैसे शुरू होता है? एक मैंने सुना था कि जो भी हम आहार लेते हैं वो अगर हमारा सात्म्य आहार है तो उसको कैसे पचाना, इसके बारे में शरीर में सामग्री स्थित रहती है, उसको पचन भली भांति अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ नया पदार्थ खा लेंगे तो शरीर समझता ही नहीं है इसको कैसे पचाया जाता है इस प्रकार से। ये जेनेटिक कोडिंग कहते हैं उसको। और फिर उससे जो भाव बनेंगे, खास करके जो दोष बनेंगे, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा इस प्रकार। जैसे मैंने प्रकृति के बारे में बताया था कि देशों में ये जो हमारा प्रकृति का प्रोफार्मा है उस पे लेकर लोगों को सलाह दी जाती है और पूरा खाना पीना बदल देने के लिए कहते हैं, और फिर उससे नौबत आ जाती है। तो एक छात्र के बारे में ऐसा ही हुआ, तो उसके पिता ने कहा कि ये तुम सब छोड़ दो, तुम पहले जैसा खाना खाते थे वैसा खाना खाओ। तुम ठीक थी, ये इससे तुम बिगड़ रही हो इस प्रकार से। तो जो साथ में नहीं है वो उसने खाना आरंभ कर दिया। हाँ, और फिर वो बीमार हो गई इस प्रकार। तो अभी तो काफी चीजें प्रचलन में इस प्रकार की आ रही है, और टेस्ट के जरिए हम शुरू करते हैं फिर बार बार लेना आरंभ करते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर पता नहीं चलता कि इस असाध्य से अगर हमारा शरीर उपचित होता है तो उसके जरिए भी हमारी व्याधि क्षमत्व
कम इस प्रकार का होगा, शरीर की वैदिक क्षमत्व कम होगा और फिर बीमार होने के चांसेस बढ़ेंगे। ये पीछे एक सूत्र आके गया है वास्तव में यज्ञ पुरुषीय में कि वंध्यत्वम नाम असात्म्यम अंतरेण न संभवति। असात्म्य की बिना वंध्यत्व होता ही नहीं है। ये बड़ी अजीब चीज कही गई है। और असात्म्य सेवन ये एक अहम कारण वंध्यत्व के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रूटीन खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह इस प्रकार का, वो छोड़ के आज इडली कल डोसा सो ढोकला और फिर और कुछ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या बिस्किट का ही खुराक 8-10 बिस्किट एक समय में खा जाए इस प्रकार से। और ऐसा नहीं मानते हैं कि बिस्किट से कुछ हानि हो रही है इस प्रकार से। तो इसके बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। It is said that if a body is sick due to specific programming of the digestion of typical food and it created disease because it is asatmia, as disease is an indication of routine diet. By changing the diets, body needs to retain and reprogram the digestion. It helps in healing by giving new foods. तो जो असात्म्य है उसको छोड़कर सात्म्य चीज पर फिर से कराना चाहिए। ये इसमें एक अहम चीज है। अभी बहुत सारे लोग गेहूं को छोड़कर मिलेट्स ले रहे हैं, ज्वार ले रहे हैं इस प्रकार से। और अगर उनको उसकी आदत नहीं है, साथ में नहीं है उसका, तो ये भी डिफिकल्ट बात है। एक तरीके से ये गेहूं अच्छा नहीं है, उसमें ग्लूटेन है और इसलिए वो छोड़ना है। और दूसरी तरफ ये जो हम मिलेट्स या ज्वार वगैरह खा रहे हैं, ये हमें सूट नहीं है इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हमें क्या सूट होता है वो देखें, हमें किन चीजों का साथ में है ये देखें और उसी के तरफ मुड़े, ये अच्छा है। Previously साथ में food should be changed, that is what modern nutritionists say. ये थोड़ा अजीब है। कुछ बरसों के बाद इसमें फिर से परिवर्तन आएगा कि नहीं, इस प्रकार से चेंज करने से हानि होती है लॉन्ग टर्म में इस प्रकार से। तो सात्म्य और हित ये दोनों चीज होनी चाहिए। अहितकारक चीज का सात्म्य हो गया तो भी अच्छा नहीं, उसको छोड़ना है इस प्रकार से। और हित का असात्म्य है तो उसको लगातार लेते रहने से साथ में करवाना है इस प्रकार से। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी बहुत क्रुद्ध हुआ करते थे। दूध पसंद नहीं है, दूध में टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसा अगर मरीज बोले तो बोले कैसे तुम हो इस प्रकार से। दूध पचा नहीं सकते, धीरे धीरे दूध बढ़ाओ इस प्रकार से, 1 चम्मच से शुरुआत करो, लेकिन दूध का साथ में होना जरूरी इस प्रकार का है। तो इस तरीके से जो हम बरसों से खा रहे हैं इस प्रकार से, उसको छोड़कर अचानक कुछ नया शुरू कर दिया, तो ये सहसा त्यागशीलना दातात्म्य जाहिर होगा। ये ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और खास करके जो लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं,
चाहे भारत में दक्षिण से ऊपर मध्य भारत या उत्तर भारत में चले जाते हैं, उत्तर भारत से दक्षिण में चले जाते हैं, या फिर यहाँ से अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, चीन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जिस ढंग का खाना हम यहाँ पे खा रहे हैं उस ढंग का खाना अगर वहां मिलता नहीं है तो वहां का जो खाना है उसका साथ में करवाना पड़ेगा, ऐसा है थोड़ा सा। और उसमें शुरू में काफी दिक्कत इस प्रकार की आ सकती है। हाँ हाँ। तो ये लोग ज्यादा ससेप्टिबल इस प्रकार के रहेंगे, साथ में आहार उपचिकर इस प्रकार से। तो मैं बात मानता नहीं हूँ कि प्रीवियस के साथ में फूड शुड बी चेंज, दैट इज व्हाट मॉडर्न न्यूट्रिशन इज से। शायद कुछ वर्षों के बाद ये बदल जाएगा, ये जो उनका मत है ये बदल जाएगा। अल्पाहार, ये अगर आपका आहार बहुत ही कम है तो ये दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। मैंने हितरुचि विजय महाराज साहब के बारे में जिक्र की थी कि 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल इतना ही पचा पाते थे, उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो अजीर्ण हो जाएगा, ज्वर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं है। उनका वजन 24 किलो तक नीचे आ गया है। 32 था, 32 से कम होते होते 24 तक आ गया। दिमाग बहुत ही तेज था, बहुत ही सोचते थे और बहुत ही एंजाइटी रहती थी, ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए वगैरह इस प्रकार से। मन की ताकत बहुत थी लेकिन शारीरिक शक्ति बिल्कुल नहीं थी इस प्रकार से। तो मैंने बताया था कि इनके विचार कम होने चाहिए, बंद होने चाहिए, उनको विश्राम की ही जरूरत है। बोलने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की अगर स्थिति होगी कि अल्पाहार, इतना ही अल्पाहार ले रहे हैं, अल्पसत्वानि च, अल्पसत्व है इस प्रकार से, हीन सत्व है। तो ये एक सबसे अहम मुद्दा है। हाँ। कि वास्तव में सत्व अच्छा हो तो इन सभी बातों पर भी हम आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बार मन में भीति पैदा होगी कि बस अपने बचने वाला नहीं हूँ इस प्रकार से, तो डिटोरिएशन बहुत जल्दी फिर होता है। तो उस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी मीडिया का जो प्रयोग किया गया कि इतने जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इनमें ये नहीं बता रहे थे कि 81% केसेस नॉन असिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक 10-15% है और सीवियर केवल 3-4% इतने ही है इस प्रकार से। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। फिर संख्या इतनी बढ़ गई, इतना ही बताते रहे। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा हुआ कि अरे बाप रे, इस प्रकार से बीमारी बढ़ रही है, अब तो बचने के चांसेस इस प्रकार के नहीं है। और भारत जैसे देश में जहाँ डेंस पॉपुलेशन है वहां फैलाव होना काफी आसान है रोग का। और फिर बचेंगे कैसे इस प्रकार से, कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार की अगर स्थिति होती है तो ये डिप्रेशन वाली स्टेट बहुत ही खतरनाक इस प्रकार की होती है। Patient comes with Atisar and say that she gets normal motion with chicken and Atisar with wheat roti. What can be the rationale behind this? अभी इसके बारे में काफी जिक्र ग्लूटेन के बारे में की गई है कि ये अभी शायद मेरे ख्याल में हाइब्रिडाइज्ड जो व्हीट है उसके जरिए ग्लूटेन की प्रॉब्लम समस्या खड़ी हुई है और अतिसार उससे होता है इस प्रकार से। अब चिकन अगर उसको साथ में है और उससे कुछ तकलीफ नहीं होती तो ये पॉसिबल इस प्रकार का है।
तो ये अभी फिलहाल में ये ज्यादा बातें उभर आई है कि ग्लूटेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं नहीं बता सकता। एक बार ग्लूटेन क्या है ये बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन इसके लिए अवेलेबल है, पूर्वीच्या गहू मध्ये ग्लूटेन नसायचे का? मुझे वही लगता है कि नहीं होगा इस प्रकार से। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात हुआ होगा निर्माण। इसमें पेस्टिसाइड्स का कुछ रोल है नहीं है ये भी पता नहीं है। तो और उसकी एलर्जी, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो अल्पसत्व जो है भवंती अव्याधि सहा, तो व्याधि को क्षम सहन करने में क्षम इस प्रकार के नहीं रहेंगे। विपरीतानि पुनर्व्याधि सहा। अब इसके विपरीत अतिस्थूल के और अतिस्थ पुरुष के विपरीत मध्यम यष्टि वाला, सुनिविष्ट मांस शून्यता अस्ति, दुर्बल नहीं हो तो सबल हो, सात्म्य आहार उपचित, योग्य आहार और प्रमाण और अच्छा सत्व, ये अगर है तो ये व्याधि सह इस प्रकार के है। अब कई जगह ऐसा होता है कि इसके विपरीत सभी भावों के लिए बताना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो हम बता सके, लेकिन सभी भावों के बारे में बताना मुश्किल होगा। और कई जगह ऐसा करते हैं कि एक के लक्षण देते हैं और उसके विपरीत, जैसे सारता के लक्षण बताए, ऐसा तो विपरीत तो असारा इस प्रकार का बताना। तो उन सभी भावों के बारे में वास्तव में सूत्र होने चाहिए या प्रॉपर शब्द वहां पे देने चाहिए इस प्रकार से। क्योंकि हमें कौन से शरीर व्याधि सह है इसके बारे में भी सोचना जरूर होगा। कौन से अव्याधि सह है ये तो बता दिया, बट देर इज ए डिसीज इन मॉडर्न मेडिसिन called gluten enteropathy, so it should be mutations. So it should be existing for at least some hundreds of years. Gluten is a form of protein which is now present in wheat due to mutations. तो थोड़ा देखो ग्लूटेन के बारे में क्या जानकारी हासिल होती है। और अगर पुराना गेहूं भी हमारे पास है तो शायद ये ग्लूटेन की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गेहूं तो काफी पुराना है और बहुत बरसों से प्रयोग में है। तो ये ग्लूटेन की समस्या अभी क्या निर्माण हुई इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी पड़ेगा। तो विपरीतानि पुनः व्याधि सहानि, बाकी सीरियल में भी ये होता है बट इट इज टॉलरेबल। तो प्रोटीन है उसका काम क्या है ये भी एक बार देख लो इस प्रकार से। हाँ हाँ। और बाकी जो घटक है गेहूं में वो उसको काउंटर एक्ट करते हैं क्या, ये भी देखना एक जरूरी है। नानल सर का एक किस्सा है नानल सर का कि गुगल में K4 नाम का एक विषारी पदार्थ है विषय, और उसकी छोटी सी मात्रा भी लोगों को मारने के लिए सक्षम है वगैरह। तो जब ये संशोधन सामने आया तो सभी वैद्यों की एक बैठक हुई, उसमें नानल सर भी थे और सब लोग बोलने लगे अरे बाप रे, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि इतना जहरीला पदार्थ है, तो हमें गूगल प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए वगैरह। ताकि एक काफी लगभग तय हो चुका था कि हमें गूगल का प्रयोग करना बंद कर देना। तो फिर नानल सर बोले कि हम सारे वैद्य इतने वर्षों से गूगल का प्रयोग करते आ रहे हैं, एक भी के रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है। ये जो रिजल्ट बता रहे हैं वो K4 के रिजल्ट बता रहे हैं, हम K4 नहीं दे रहे हैं, हम गूगल दे रहे हैं।
तो हमारे यहाँ गूगल की शुद्धि होनी चाहिए, ये अशुद्ध गूगल के K4 की बात कर रहे हैं, हम गूगल शुद्ध करके प्रयोग करते हैं, तो मालूम नहीं शुद्धि प्रक्रिया में निष्प्रभ होता जाता है, हो जाता है इस प्रकार का। या गूगल में बाकी अन्य जो घटक है वो उसके कार्य को रोकने वाले इस प्रकार के होंगे। हम K4 नहीं दे रहे हैं तो K4 नहीं देना है केवल, अलग गूगल देने में क्या हर्ज है, हम हमारा ही नुकसान करवा लेंगे गूगल को बंद करके। फिर सभी लोगों ने बात मान ली और ब्लूटूथ का प्रचलन चालू रहा। तो ये बड़ी अजीब समस्या इस प्रकार की होती है। और केवल ग्लूटेन के लिए गेहूं ही बंद कर देना, ये मैं रास्ता नहीं मानता, सही नहीं मानता। तो जो प्राचीन वैरायटी है गेहूं की, उसको फिर से प्रचलन में लाओ, वही सबसे बेहतर इस प्रकार का तरीका होगा। विपरीत यानी पुनः व्याधि सहार, विपरीत जो है वो व्याधि सह इस प्रकार के एभ्यश्च एव अपथ्याहार दोष शरीर विशेषेभ्यो व्याधयो मृदवो दारुणाक्षित्र समुत्थाः चिरकारिणश्च भवन्ति। Which अध्याय is going on? 28वां अध्याय, 7वां सूत्र। तो इसी अपथ्य से एव अपथ्य आहार दोष शरीर विशेषेभ्यो, अपथ्य आहार दोष शरीर विशेष, इनके जरिए व्याधयो मृदवो दारुणा क्षिप्स समुत्था चिरकारिणश्च भवन्ति। व्याधि मृदु हो सकता है, दारुण हो सकता है, क्षिप्समुत्थ हो सकता है या चिरकारी हो सकता है। तो इन्हीं के आधार पर व्याधि का मृदुत्व दारुणत्व ये निर्भर रहेगा, और तात्काल कुछ करने वाला है या दीर्घकाल परिणाम दिखाने वाला है, ये भी आवश्यक इसमें होगा। ते एव वातपित्त श्लेष्मणा स्थान विशेषे प्रतिपिताः व्याधि विशेषान् अभिनिर्वर्तयन्ति अग्निवेश। तो वही वातपित्त कफ स्थान विशेष में प्रकुपित होकर व्याधि विशेष को निर्माण करते हैं, ये अग्निवेश। तो स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून्। How can we assess सत्व in day to day practice? चरक मीमांसा में दिया है इसके बारे में। हाँ, ये जो प्रवर सत्व है वो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो अपने आप को संभाल लेते हैं और लोगों को भी संभाल लेते हैं। शिवाजी महाराज उसका अप्रतिम उदाहरण है। शिवाजी महाराज का प्रवर सत्व होना ये एक अहम चीज थी, और कितनी मुसीबतें आई, कितने लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस हुए, फिर भी उन्होंने सभी स्थितियों में मार्ग निकाला। तो ये प्रवर सत्व के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम सत्व जो है वो खुद नहीं समझ सकते, लेकिन दूसरों से सपोर्ट मिलने के बाद कर सकते हैं। तो दूसरा कोई अगर उसको बताना, हाँ, जो उसको बता सके और उससे करवा ले, तो फिर ये काम करते हैं। तो राजा प्रवर सत्व होना चाहिए, और प्रजा या बाकी सैनिक जो है कम से कम मध्यम सत्व तो होने चाहिए इस प्रकार से। और अवर सत्व जो है वो खुद भी नहीं समझ सकते और दूसरों के बताने के बावजूद भी समझ नहीं सकते। तो केवल परिस्थिति अच्छी रहती है, अनुकूल अनुकूल रहती है, तभी वो बच पाते हैं, नहीं तो नहीं बच पाते। तो अवर सत्व नहीं होना है। अब सत्व को बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता, ये एक अनूठा प्रश्न है। मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। लगता तो ऐसे है कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का होता है। ओजस ये जो है उसको अगर हम बढ़ा सके, ओजस तेजो धातु नाम, तो शायद इसके बारे में हम सोच सकेंगे। अवर सत्व से कम मध्यम सत्व में भी अगर आ जाएंगे तो भी ठीक है।
बहुत बार ऐसा होता है कि रुग्ण की स्थिति बहुत ही गंभीर इस प्रकार की होती है और दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, डिप्रेशन का माहौल रहता है। अगर किसी ना किसी तरीके से उसको कुछ सुझाव मिलते हैं, उसका वो पालन करना शुरू कर देता है, तो फिर थोड़ी बात बनती है और फिर जीने की उम्मीद बढ़ती है इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोडा सोचना चाहिए. ओवा पावडर मिक्स केल्यास गहू पचन होणे सोपे होऊ शकते का? हो सकेगा, लेकिन सिर्फ अजवाइन नहीं डालना है, हींगू डालना है और कुछ डालना है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. लेकिन इस प्रकार से करने से पचन होने में थोडी आसानी हो सके. आहार अत्यल्प प्रमाणात खूप दिवस घेतले तर सत्वावरती परिणाम होतो. एक हर्डीकर ने एक अजब एक्सप्लेनेशन दिया था कि संताप, क्रोध जिन व्यक्ति में होता है, वो अगर कृश है, तो उनका कहना था कि जब हम कोई बर्तन गर्म करते हैं, वो अगर पतला उसका तल हो, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और अगर जरा गाढ़ा इस प्रकार का तल हो, तो थोड़ा गर्म होने में समय लगता है. तो उस प्रकार से जो मध्यम व्यक्ति है, कृषक के व्यक्ति की अपेक्षा, वो जल्दी गुस्सा उसको नहीं होता. जो कृषक व्यक्ति है, उसको ज्यादा गुस्सा जल्दी हो जाता है इस प्रकार से. अर्थात ये कारणों पर निर्भर है. सिर्फ गुस्सा होना नहीं होना ऐसा नहीं है. किस प्रकार के कारण है, उसके अनुसार गुस्सा होना नहीं होना. और एक नेचुरल टेंडेंसी भी रहती है कि किसी भी चीज पर गुस्सा हो सकता है. तो ये भी एक बात हो सकती है. तो सत्व के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और हम सत्व को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, ये एक अहम चीज है. तो मैं भी इसके बारे में काफी वर्षों से सोच रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से हम सत्व को बदल सकते हैं, कम से कम अवर सत्व से मध्यम सत्व तक ला सकते हैं, तो भी काफी इम्प्रूवमेंट अच्छी इस प्रकार की होगी. कोलटकर सर ने जब ये बात ध्यान में दी कि आयुर्वेद का अगर प्रचार प्रसार अच्छा होना है, तो वैद्यों वैद्यों के बनने की आवश्यकता है, और उसके लिए संस्कृत का अध्ययन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. तो ये उनके प्रवर सत्व का नतीजा है. नहीं तो बाकी सब लोग कहते थे कुछ नहीं होने वाला, या ऐसा ही चलता रहेगा, मालूम नहीं कैसे आगे स्थिति आएगी वगैरह इस प्रकार से. बड़े बड़े बुजुर्ग वैद्य भी इसी प्रकार से बातें करते हैं. एक कोल्हटकर सर थे उस समय में, जिन्होंने जिक्र किया, नहीं ये उसके कारण है, ये कारण टालेंगे तो स्थिति बदलेगी इस प्रकार से. और वैसा दिख रहा है अभी इतने वर्षों के बाद. उनके विचारों पर हम चल रहे हैं, तो ये महसूस हो रहा है हाँ, माहौल जरूर बदल इस प्रकार का. इस सत्व के बारे में कल मुझे एक बार फिर से बता देना, तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जिक्र करेंगे. आचार रसायन विद दिनचर्या अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सत्व. सही है. तो आचार रसायन का भलीभांति प्रयोग करना ये आवश्यक इस प्रकार का है. बहु भाषण के 10 मिनट से पचा नहीं बता सकते. इसके लिए तो तुम्हें प्रयोग ही करने पड़ेंगे, और क्या क्या होता है, परिणाम क्या निकलते हैं, ये देखना इस प्रकार का पड़ेगा. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः. दत्त जयंती के अवसर